गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड गुड न्यूज़। आज 3 अक्टूबर हो गए, तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जिन किसी को भी ये सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली मैं एक स्टेट को कवर करूँगा, तो आज मैंने लिया है मध्य प्रदेश को। देखिए, ठीक है ना। और आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो गाइज, मध्य प्रदेश का जो एरिया है टोटल कवर करता है 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। ये फाउंड किया गया था स्टेट का 1 नवंबर 1956 को। ओके, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। ओके गाइज, यहाँ के जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं मंगू भाई सी भाई पटेल, यहाँ सी जो लिखा हुआ है मंगू भाई चंगू भाई पटेल हैं। ओके, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट का बात करते हैं तो 230 है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का लोकसभा शेयरिंग का सीट है 29। और आई थिंक यहाँ राज्यसभा सीट लिखा हुआ है, माई मिस्टेक है, यहाँ राज्यसभा सीट है। ओके, यहाँ 11 है एमपी का राज्यसभा सीट शेयरिंग। ओके, और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन एंड हैज़ 46 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स। मतलब मध्य प्रदेश में, इंडिया में टोटल मध्य प्रदेश में हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन पाए जाते हैं और यहाँ टोटल 46 रिकॉग्नाइज किए गए हैं ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट। और गाइज यहाँ देखिए, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है डांस फेस्टिवल खजुराहो डांस, जो एमपी का जो डांस फेस्टिवल है खजुराहो है। ओके, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आपका एमपी का मैप हो गया। स्कीम लाडली, अगर एमपी में जो स्कीम लॉन्च हुए हैं, हाल ही फ़िलहाल में भी लॉन्च हुए हैं, पहले भी लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में जानते हैं। जो एमपी में लॉन्च किए गए हैं वो स्कीम, एक तो है लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम, एगो तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड है। इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड सिर्फ तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। गाइज, यहाँ मामा क्यों लिखा हुआ पता है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको एज ए निक नेम मामा बोला जाता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा जो वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं उनका निक नेम क्या है। ओके गाइस, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। आज 3 अक्टूबर हो गया, तो आज जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो वर्ल्ड हैबिटेट डे है। ओके, याद रखिएगा, वर्ल्ड हैबिटेट डे। और देख लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। 1 अक्टूबर को क्या था, 2 अक्टूबर को क्या था, आइए देखते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ओके गाइस, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने कल का वीडियो में बताया था, कि गांधी जयंती में सेलिब्रेट करते हैं। और 2 अक्टूबर का एक और जो डे था, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, याद रखिएगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। सो गाइज, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्या है, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट विच वाज रिसेंटली फाउंडेड बाय द साइंटिस्ट। मतलब आपको कॉन्टिनेंट का नाम बताना है। जैसा कि सबको पता है पहले से 7 कॉन्टिनेंट है। अब ये क्वेश्चन आप लोग को जानने के बाद अब टोटल 8 कॉन्टिनेंट होने जा रहे हैं। होने क्या जा रहे हैं, हो गए लगभग। ओके, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन बताना है कि वो कॉन्टिनेंट का नाम क्या है जो कि रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा फाउंड किए गए हैं। आपका ऑप्शन है सुपर कॉन्टिनेंट, जीलैंडिया सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन साउथ कॉन्टिनेंट, और फोर्थ ऑप्शन हो गया ग्लेशियर कॉन्टिनेंट। जिन किसी को भी पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीलैंडिया। जीलैंडिया हाल ही फ़िलहाल में ये कॉन्टिनेंट साइंटिस्ट के द्वारा मतलब फाउंड किए गए हैं। ओके, और ये जीलैंडिया कहाँ स्थित है और ये कौन से मतलब ओशन में मिला है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सो गाइज, देखिए जीलैंडिया के बारे में जानते हैं। और आज से जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल वर्ल्ड में 8 कॉन्टिनेंट हैं। याद रखिएगा, अब 8 कॉन्टिनेंट हो गए हैं। ओके, धीरे धीरे ये सभी को पता चल ही जाएगा। तो जो हमारे चैनल से जुड़े हैं कृपया भाई, उन लोगों को तो पता होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखा हो, नाउ द वर्ल्ड हैज़ नॉट 7 बट 8 कॉन्टिनेंट। मतलब ये न्यूज़ में आ गया है कि वर्ल्ड में अब
7 नहीं रहा, 8 कॉन्टिनेंट हो गया। एक्चुअली साइंटिस्ट हैव नॉट डिस्कवर्ड अबाउट द 8 कॉन्टिनेंट। द नेम ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इट जिलैंडिया। जिलैंडिया नाम है उस कॉन्टिनेंट का, साइंटिस्ट के द्वारा जो खोजा गया। ओके, विच इज़ अबाउट 94% अंडर द सी मतलब समुद्र के जो अंदर है, समुद्र के अंदर 94% वो कवर है। समुद्र के अंदर एक आइलैंड टाइप से जो है कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का जो भाग 94% वो अंडर सी है 94%, और 6% जो है वो आउटसाइड द वाटर के बाहर है 6%। ओके, और गाइस बता दें कि यहाँ लिखा हुआ है विच इंक्लूड्स न्यू जीलैंड एंड ए स्मॉल आइलैंड, जो कि ये जीलैंडिया जो ये बता रहा है न्यूजीलैंड के नियर में है और एक तरह से स्मॉल आइलैंड है। और गाइस जीलैंडिया के बारे में जब ये साइंटिस्ट खोजे थे, साइंटिस्ट इसके मतलब ये जो जीलैंडिया नाम है इसको इसका जो नाम है वो प्रपोज कर दिए थे 1995 में। और जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इनका नाम, उसका नाम ब्रूस लैंडिक है, BRUCE, ब्रूस लैंडिक, LUYENDYK, ये नाम है ब्रूस लैंडिक। इनका जो नाम है जो प्रपोज किए थे 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया को 1995 में। और गाइस ये मतलब साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया था कि जो अगर जीलैंडिया का जो सैटेलाइट अगर इमेजनरी हम लोग देखते हैं तो जस्ट एक स्मॉल आइलैंड दिखता है और उसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है। ओके गाइस, देन देखिए यहाँ हिंदी में वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया सब कुछ, फिर भी पढ़ते हैं। देखिए आइए, अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। दरअसल 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। मतलब इसमें नियर न्यूजीलैंड के आसपास है और थोड़ा सा कवर भी करता है न्यूजीलैंड का एरिया, ठीक है ना। इसलिए ये बोला जा रहा है कि न्यूजीलैंड भी आते हैं और छोटे छोटे इस जीलैंडिया में द्वीप मौजूद हैं। ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिपोर्ट के अनुसार जीलैंडिया 1.89 मिलियन वर्ग मिली यानी 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक विशाल महाद्वीप है। ओके, यह मेडागास्कर से लगभग 6 गुना बड़ा है। जो मेडागास्कर जो है उससे 6 गुना बड़ा है। बता दें कि इसकी खोज साल 2017 में की गई थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसका नया मैप जारी किया है। ओके, नया मैप ये देखिए यहाँ जो दिख रहा है गाइस, यहाँ जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल और न्यूजीलैंड के भी एकदम बाउंड्री थोड़ा सा पोर्शन शेयर करता है। ओके, दरअसल साल 2017 में वो वैज्ञानिकों का एक ग्रुप जब चर्चा में आ गया जब उन्होंने 8वें महाद्वीप की घोषणा की। बस यही कुछ लिखा है। तो आज से आप लोग को पता चल गया कि टोटल 8 कॉन्टिनेंट हो गए। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन है, NESTS टू ऑर्गेनाइज 4th नेशनल EMRS कल्चरल लिटरेरी एंड कला उत्सव 2023 इन विच स्टेट। मतलब जो नेक्स्ट टू ऑर्गेनाइज 4th नेशनल EMRS जो कल्चरल लिटरेरी और कला उत्सव जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ है। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है कर्नाटका। आप आंसर दीजिए, जिन किसी को भी पता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तराखंड। ओके, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, सो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट। जो गाइज ये जो नेस्ट है इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, याद रखिएगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में ये आता है, ठीक है ना। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है 4th नेशनल EMRS कल्चर लिटरेरी और कला उत्सव के द्वारा। ओके, ये जो 4th नेशनल EMRS कल्चरल लिटरेरी और कला उत्सव 2023 में जो ऑर्गेनाइज़ हुआ है ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और ये ऑर्गेनाइज़ किया है 4वां एडिशन है, ठीक है ना। इसके द्वारा EMRS कल्चर लिटरेरी एंड कला उत्सव के द्वारा फ्रॉम 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर इन देहरादून उत्तराखंड में 3 से 6 अक्टूबर तक देहरादून उत्तराखंड में ये कंडक्ट किया जाएगा। ओके, देखिए हिंदी में क्या लिखा, जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी NESTS ओके
3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक उत्तराखंड के देहरादून में चौथे राष्ट्रीय EMRS कल्चरल, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आयोजित करने जा रही है। ओके, याद रखिएगा। और आइए गाइस जानते हैं NESTS के बारे में कुछ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्रैवल स्टूडेंट। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। बहुत सारे PCS एग्ज़ाम हो गए हैं या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो गया, SSC एग्ज़ाम हो गया, उस समय ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ओके, एब्रीविएशन बोला जाता है इसको, फुल फॉर्म को। ओके ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके इज़ इनवाइटिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनवाइट कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। EMRS का फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। मतलब यहाँ बोला जा रहा है गाइस, जो हमारे गवर्नमेंट इंडिया के जो हैं वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जो कि ये रिक्रूट करेगा जो टीचिंग एज ए प्रोफेशन है और जो नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं, और उसको रिक्रूट करके किसके अकॉर्डिंग, EMRS के अकॉर्डिंग। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड हार्ट डे वी सेलिब्रेट ऑन विच डेट। वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी डेट पे? आपका ऑप्शन है 21 सितंबर, 23 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। जवाब दीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 सितंबर। ओके, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। जैसा कि गाइस देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड हार्ट डे, जैसे कि आपको पता है कि 29 सितंबर को मनाया गया था। ओके, याद रखिएगा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा ही मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। ओके, याद रखिएगा। और हार्ट का जो शेप कैसा होता है, किन्हीं को पता है? ट्रायंगुलर शेप होता है। ओके, ट्रायंगुलर, याद रखिएगा। और इसका जो साउंड होता है, हार्ट का जो साउंड होता है, लब डब। ओके, याद रखिएगा। और इसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर हम एज ए नॉर्मल किसी भी बंदे का, अगर हम एज ए नॉर्मल बॉडी का अगर ब्लड प्रेशर अगर हम मापते हैं तो 120/80 होता है। ये अगर रीडिंग आ रही है तो समझिए आप नॉर्मल हैं। ओके, अगर आगे बात करते हैं तो इसका ये जो मेजरमेंट यहाँ पूछ रहा है, मेजरमेंट सपोज दैट कि मेजरमेंट ऑफ हार्ट को मेज़र नहीं करना है गाइस। जैसे कि लबडब का जो साउंड आता है, मेजरमेंट जो किया जाता है, जो आपका धड़कन चल रहा है नहीं चल रहा है, वो जो बोला जाता है, जो साउंड आता है लबडब, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको उससे मापा जाता है। ओके, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एस्थेथोस्कोप। याद रखिएगा, ये ई है गाइस। ओके, एस्थेथोस्कोप बोला जाता है। ओके, और आप लोग बताइए वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज स्पोकन एंड इज़ रिटन इन द बंगाली स्क्रिप्ट। आपको बताना है साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज जो कि बोला भी जाता है और लिखा जाता है बंगाली स्क्रिप्ट में। आपका ऑप्शन है तुलु लैंग्वेज, टोटो लैंग्वेज, तोड़ा लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज। इसका किसी को भी पता है वो आप पता ही होगा कि कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टोटो लैंग्वेज। ओके गाइस, आइए जानते हैं इसके बारे में। और ये पाली लैंग्वेज किनको पता है? पाली लैंग्वेज जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, जो बुद्ध भगवान, वो पाली लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। ओके, आइए इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। टोडा लैंग्वेज किनको पता है? टोडा लैंग्वेज कहाँ की है, कौन से स्टेट में बोला जाता है टोडा लैंग्वेज? ये बेसिकली तमिल और कर्नाटका में बोला जाता है। याद रखिएगा, तमिल और कर्नाटका का ये लैंग्वेज है। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्या है, तुलु लैंग्वेज। तुलु लैंग्वेज किनको पता है कहाँ का लैंग्वेज है? तुलु लैंग्वेज बेसिकली कर्नाटका और
केरला में, सम पार्ट ऑफ केरला, सम पार्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ये बोला जाता है। ओके, देन पाली लैंग्वेज, जैसे कि अभी आपको बता दिए, बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो पाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कुछ बुद्धिस्ट लोग जो पाली लैंग्वेज है, जो कि हमारे जो बुद्ध भगवान थे वो पाली लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। ओके, यहाँ लिखा हुआ है गाइस कि क्लासिकल लैंग्वेज। आपको पता है कि क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? किन्हीं को पता है बताइए। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं, और ठीक है, टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। कौन कौन, देखिए बता देते हैं। पहला तो हो गया गाइस तमिल, दूसरा हो गया तेलुगु, तीसरा हो गया उड़िया, फिर चौथा हो गया संस्कृत, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर मलयालम, देन और कोई है नहीं गाइस, टोटल 6 हो गया। एक बात बता देंगे गाइस कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज टोटल 6 हैं, इसका सबसे इसका नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंग्वेज तमिल है। वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज है, याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का। ओके, और ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, टोटल 22 लैंग्वेज हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट पूछ रहा है गाइस यहाँ। ओके, अगर इंडिया के पर्पज़ पे देखते हैं कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन है, तो फिर क्या हो जाएगा? संस्कृत। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर एक्टिव सबमरीन वोल्केनो इन अंडमान सी में इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा एक एक्टिव सबमरीन वोल्केनो खोजा गया है। तो उस वोल्केनो का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एक्टिव क्रेटर, बी ऑप्शन है वोल्केनो क्रेटर, सी ऑप्शन है निकोबार क्रेटर, और डी ऑप्शन है अंडमान क्रेटर। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्टिव क्रेटर। एज ए अभी तो पूरा एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन एज ए एक्टिव हो जाएगा नियर फ्यूचर, सो इसलिए एक्टिव क्रेटर नाम रखा गया है अभी। उसके बाद फिर देखते हैं, इसके बारे में जानते आइए। सो गाइस देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट जो खोजे हैं, उन्होंने कहा है कि इफ़ अंडमान टेक्टोनिक प्लेट्स अगर स्ट्राइक करेंगे दोज वेलकेनो, मतलब ये जो एक्टिव जो क्रेटा नाम रखा गया है, इट बिकम एक्टिव और अर्थक्वेक विल टेक प्लेस। मतलब ये जो अंडमान टेक्टोनिक प्लेट्स अगर स्ट्राइक करेंगे इस जो खोजा गया है वोल्केनो उससे, तो ये अर्थक्वेक ला सकता है, इट विल बी पॉसिबल। ओके, हिंदी में देखिए क्या लिखा है, इन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अंडमान टेक्टोनिक प्लेट इस ज्वालामुखी से टकराती हैं तो सक्रिय हो जाएगी, मतलब एक्टिव हो जाएगी और भूकंप आ सकता है। ओके, और गाइज यहाँ मैंने कुछ फैक्ट लिया है, आइए देखते हैं। रिंग ऑफ फायर किन्हीं को पता है कहाँ? पैसिफिक क्वेश्चन में पड़ता है, याद रखिएगा। आइए, यहाँ बहुत सारे वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अर्थक्वेक मेजरमेंट। अर्थ को मापने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, किन्हीं को पता है? बेसिकली अर्थ को मापने के लिए 2 इक्विपमेंट मापा जाता है। एक तो मैग्नीट्यूड, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापना है तो आप कौन सा स्केल यूज़ कीजिएगा? रिक्टर स्केल। ओके, रिक्टर स्केल अर्थ का मेजरमेंट मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर अर्थक्वेक का इंटेंसिटी अगर हमें मापना है तो फिर मार्कल स्केल यूज़ करते हैं गाइस, MARCAL, मार्कल स्केल, याद रखिएगा। ये हो गया। अब देखिए सदर्न पॉइंट, किन्हीं को पता है सदर्न पॉइंट क्या है इंडिया का? सदर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके, देन यहाँ ट्राइब ये बेसिकली किस एरिया का मैं पूछ रहा हूँ, ये डिस्कस कहाँ हो रहा है? अंडमान एंड निकोबार में हो रहा है। ओके, तो अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन जनजाति पाए जाते हैं वो यहाँ पूछा जा रहा है। ट्राइब्स कितने पाए जाते हैं बताइए, किन को पता है? यहाँ जो ट्राइब पाए जाते हैं वो ज़ारेब ट्राइब एक है, और एक शम्पेन
नॉट शम्पेन, शुम्पेन ट्राइब, शैम्पेन वो शैम्पेन नहीं, ओके ना, आई एम टॉकिंग अबाउट शम्पेन, ओके। और एक थर्ड वन है सेंटिनेल, सेंटिनेल, सेंटिनेलिन, ओके गाइस। और यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट आइलैंड। और अंडमान एंड निकोबार का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है बताइए? बल्टन आइलैंड, BULTON, बल्टन आइलैंड स्मॉलेस्ट आइलैंड है, ओके। और यहाँ गाइस लिखा हुआ है कैंपबेल नेशनल पार्क। कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? बेसिकली ये कहाँ सिचुएटेड है? एक्चुअली ये सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार में, ओके, याद रखिएगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द सैटेलाइट प्रोग्राम रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द ईरान। ईरान के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है एक न्यू सैटेलाइट प्रोग्राम। और आपके ऑप्शन है नूर 3, नूर 1, नूर 2 और नोटा। नोटा कोई सैटेलाइट नहीं है गाइज, यहाँ नन ऑफ द एबव है इसका फुल फॉर्म, ओके। सो बताइए आपका ऑप्शन, अगर जिन किसी को भी पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आप बता सकते हैं कि सर ऐसा मतलब वीडियो का क्वालिटी ऐसा है वो है, मतलब थोड़ा सा और एडवांस कीजिए, आप बता सकते हैं, ओके। मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस नूर 3, ओके। आइए जानते हैं इस नूर 3 के बारे में। सो गाइज यहाँ बता दें उससे पहले, आगे जाने से पहले, कि ईरान अनाउंस किया है और सक्सेसफुली हुआ है नूर 3 का उसका सैटेलाइट। और ये बेसिकली जो सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में, बेसिकली ऑर्बिट ऑफ द अर्थ के लिए था ये सैटेलाइट, ठीक है ना, जो कि सक्सेसफुली ईरान के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, ओके। और गाइज ये अगर यहाँ ईरान आ रहा है तो ईरान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सो गाइज आगे जाने से पहले मैं कुछ बता दूँ, ये जो नूर 3 है ये तो हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया है, ओके, मतलब सितंबर 2023 में, ओके। और यहाँ जो ऑप्शन में और है नूर 1, नूर 1 कब लॉन्च किया गया था? अब बेसिकली ये भी ईरान का ही है सैटेलाइट। नूर 1 2020 में लॉन्च किया गया था, ओके। और नूर 2 कब लॉन्च किया गया था? ये भी ईरान का ही सैटेलाइट है। ये नूर 2 कब लॉन्च किया गया था? ये बेसिकली गाइज मिलिट्री पर्पज से रिलेटेड ये सैटेलाइट है, ओके। जिन किसी को पता है बताइए नूर 2 कब लॉन्च किया गया था? किनको पता है? 2022 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। देन सो गाइज वही है जो मैंने अभी आपको ऑप्शन में बता दिया। नूर 1 कब लॉन्च किया गया था? 2020 को। नूर 2 2022 को। और ये जो नूर 3 है इस पर 2023 में लॉन्च किया गया। बेसिकली ये जो तीनों हैं गाइज वो मिलिट्री पर्पज़ से रिलेटेड है, ओके, मिलिट्री पर्पज़, याद रखिएगा, ओके। यहाँ जो लिखा हुआ है न्यू करेंसी, ये न्यू करेंसी है गाइज कि ईरान ने हाल ही फ़िलहाल में अपना करेंसी चेंज किया है। और इसका जो न्यू करेंसी होने वाला है वो है तोमार, ओके, याद रखिएगा। और गाइज यहाँ बता दें ये जो लिखा हुआ है P5+1, इसके बारे में कुछ बता दें गाइज। एक्चुअली ईरान पहले एक न्यूक्लियर वेपन, मतलब यहाँ ईरान में यूरेनियम ढेर सारे पाए जाते थे, तो सब उन्होंने सोचा कि न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए। तो इसी के चलते P5+1 एक एग्रीमेंट आया। यूएसए को जब ये पता चला कि ईरान न्यूक्लियर बहुत सारे मतलब बड़े पैमाने में बना रहा है, तो उसके लिए यूएसए एक एग्रीमेंट लेकर आता है जिसको P5+1 बोला जाता है एग्रीमेंट। इस जो P5 है गाइस जो लिखा हुआ है, P5 बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि यूएन में है, ओके, याद रखिएगा 5 परमानेंट मेंबर है। और प्लस जो 1 है गाइस वो जर्मनी है, याद रखिएगा, ओके। और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं देखिए गाइस, मैं लिख दे रहा हूँ। यूएसए हो गया, एक यूके हो गया, तीसरा हो जाएगा फ्रांस, फिर चौथा हो जाएगा रशिया, फिर पाँचवा हो जाएगा कौन सा? चाइना। सो और ये देखिए लास्ट में क्या लिखा है, जिरकॉन मिसाइल किसका है? रसिया का है ये मिसाइल। सो गाइज आज के लिए इतना ही।
तो सेशन कैसा लग रहा है आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और जिन किसी को भी पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। ओके।